हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बाल विकास। सीटेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पूछा जाता है और मार्क्स गेन करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये। तो लास्ट टाइम रिवीजन के थ्रू मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। पूरे वीडियो में मैंने सब कवर करने की कोशिश की है कि एक भी छूट ना पाए, एक भी मिस ना हो पाए। बस आप पेपर देने से पहले ये वीडियो देख के जाइएगा। आई होप आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास के। और हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस इसमें होते हैं। वृद्धि क्या है? परिपक्वता यानी मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं कि 60 साल तक हो गया आप, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं वृद्धि होती चली जाएगी। ये फिजिकल चेंज है, एक समय के बाद रुक जाता है। लेकिन जो विकास है वो गर्भ से कब तक होता है? वॉर्म टू टॉर्म होता है। यानी कहने का मतलब है, जब आप गर्भ में होते हो तब से विकास होना शुरू होता है, और जब तक आपकी मृत्यु तक नहीं हो जाती तब तक आपका विकास होता चला जाता है। ठीक है, विकास में ये 4 डोमेन शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। यानी फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मतलब आपका संज्ञानात्मक, सोशल मतलब सामाजिक विकास और इमोशनल मतलब सामूहिक विकास। ये 4 PC ऐसी चारों के चारों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट अभी हमने बात करी कि हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना। ठीक है, आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये मोटर डेवलपमेंट में 2 चीज़ें शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर मतलब जहाँ हम बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, और फाइन मोटर जब हम छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ग्रॉस मोटर आर्म और लेग का इस्तेमाल कर देते, घुटनों के बल बच्चा पहले चलना शुरू करता है। ठीक है, फिर खड़े होना, फिर दौड़ना, फिर रनिंग, जंपिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। फाइन में छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे आंखों की मसल्स का इस्तेमाल हुआ, राइटिंग हुआ, पेंटिंग हुआ। ठीक है, काजल लगाना हुआ, ये सब फाइन मोटर स्केल में आएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा डेवलपमेंट होता कैसे है, तो ग्रॉस टू फाइन होता है। यानी पहले हम बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करके चीज़ें करना शुरू करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक। संज्ञान मतलब आपके दिमाग से संबंधित है, जहाँ दिमाग लगे, जहाँ बुद्धि का प्रयोग हो, यानी सोचना, तर्क करना, कल्पना करना और भाषा विकास, ये सब आपकी बुद्धि से संबंधित है। अब हमारा ब्रेन भी होता है ना, जो तो ब्रेन लेफ्ट और राइट अलग अलग टाइप का काम करता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक का काम करता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी का काम करता है। लॉजिक साइंस मैथ वगैरह में आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, और क्रिएटिव ड्राइंग वगैरह क्रिएटिव लोग ही करते हैं, म्यूजिक, डांस वगैरह। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, समाज से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। नॉर्म्स है, वैल्यू है, बिहेवियर है वगैरह, ये आप किससे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। और जो सोशलाइजेशन होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, या मतलब आप इसको जीवन पर्यंत तक सीखते रहते हैं, इसकी कोई वो लिमिट नहीं है, इन्फेंसी टू डेथ तक। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी संवेगी के पास, यानी ये आपके संवेग यानी आपकी भावनाओं से संबंधित है। ठीक है, इमोशन है कॉग्निशन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, ग्रोथ यानी विकास का एक छोटा हिस्सा है, जो मेच्योरिटी यानी अनुवांशिकता से संबंधित है। ठीक है, और क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो, पतला होना, छोटा मोटा वगैरह आप इसको मेजर कर सकते हो, लेकिन विकास के सभी हिस्सों को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका विकास का केवल असेसमेंट किया जा सकता है, यानी आकलन किया जा सकता है। जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा है, क्योंकि उस पर दिमाग लग रहा है हर चीज में। और लंबाई का बढ़ना क्या है? वृद्धि है। आप इसको माप सकते हो, लंबाई को आप माप सकते हो ना, ये चीज। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विकास यानी डेवलपमेंट की। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि ये क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, इसमें शारीरिक और मानसिक तथा व्यवहारिक तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं विकास में। ठीक है, इसका अवलोकन करना थोड़ा सा कठिन है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? एक वर्ड याद रखिएगा, संप्रत्यय। संप्रत्यय मतलब कुछ चीज के, किसी भी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, वो संप्रत्यय कहलाता है। वृद्धि अभी मैंने आपको बताया मात्रात्मक होती है,
यानी आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है ये मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों चेंज होते हैं। ये संकुचित होता है वृद्धि, और जो डेवलपमेंट होता है वो व्यापक होता है, निरंतर चलता रहता है, और वृद्धि जो होती है एक समय के बाद रुक जाती है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी पहला स्टेज है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, अडोलसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अब यहाँ पे एक चीज़ ये पूछी जा सकती है कि WHO का क्या मानना है, इन्होंने किशोरावस्था की कौन सी एज मानी है। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है 10 से 19 वर्ष उन्होंने किशोरावस्था को माना है, ठीक है। प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्रसव से पहले की अवस्था जो होती है, जब बच्चा पेट में होता है तो आप देखते हैं 9 महीना या 10 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाता है कभी कभी, उसको प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष की होती है। सेंसस का इस्तेमाल करके, शैशव से ही याद रखिएगा, सेंसस का इस्तेमाल करके, ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल करके बच्चा सीखता है। और पियाजे का कहना है कि मोटर एक्शन यानी गति क्रिया करके सीखता है बच्चा। इसमें खतरा भरा रहता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, अपने आप कोई काम करेगा नहीं, तो इस वक्त ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट शैशवावस्था में सबसे फास्ट होता है, ये याद रखिएगा। अभी सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिकल डेवलपमेंट किस स्टेज में सबसे फास्ट होता है, तो वो है शैशवावस्था यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक का होता है। टॉय एज होता है, यानी बच्चे तब खिलौनों से खेलना स्टार्ट कर देता है। और एरिक एरिक्सन ने इस चीज़ को प्ले एज कहा है। क्या कहा है? प्ले एज। एक चीज़ और याद रखिएगा कि फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। पूछा जाएगा भाषा विकास किस एज में बहुत तेज़ी से होता है, तो आप आंसर करेंगे पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में होता है। बच्चा नकल करके सीखने लगता है, आप कुछ करोगे आपको देख देख के वो वैसा ही करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। गैंग वगैरह बनाना शुरू, आप जानते हैं ना, बच्चों का एक अलग ही ग्रुप बन जाता है खेलने वोलने के लिए, तो ये गैंग एज होती है। और इसमें लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है, ये फ्रेंडशिप बड़ी पक्की टाइप की होती है और लंबे समय तक भी चलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने एक बात करी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है शैशवावस्था में फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे लेटर उस पे स्लो हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं किशोरावस्था की, यानी एडोलसेंस की, परिवर्तन का काल है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल मेंटली चेंजेस आते हैं, लड़कों में दाढ़ी का बढ़ना, लड़कियों में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो इसमें बच्चा थोड़ा सा बहुत उसको दिक्कत भी होती है। इसी वजह से देखिए स्टेनले हॉल ने इसको क्या कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था, यानी टेंशन भी होती है प्लस बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप कहोगे तनाव हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस होना, लेकिन ये काल स्वर्णिम पीरियड भी कहा गया है, यानी गोल्डन पीरियड भी कहा गया है, स्वर्णिम काल भी कहा गया है, क्योंकि इस ये जो किशोरावस्था होती है, यहाँ अगर बच्चे ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया तो आगे उसका डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी वगैरह आ जाती है। ब्रिज पीरियड इसी को कहा जाता है। इगोसेंट्रिज्म आता है, मतलब अगर आप उसको कुछ कह देंगे ना, बहुत जल्दी बात उनके दिमाग में और या उस पे दिल पे लग जाएगी, ठीक है। ये चीज़ बसंत ऋतु होता है, मन परिवर्तन होता रहता है उनका, मैं हूँ कौन, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने लगता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का बराबर भूमिका होती है, यानी अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका। जितना बच्चा घर से सीखता है, अपने माता पिता अनुवांशिक रूप से सीखता है, उतना वो वातावरण से भी, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से भी सीखता है, ठीक है। तो दोनों की अहम भूमिका होती है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑर्डर के हिसाब से होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। डेवलपमेंट का पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, आप मतलब जो किसी बच्चे का प्रोसेस हो रहा है आप बता सकते हैं ना, हाँ पढ़ने में ऐसा आगे जाके हाँ इसका डेवलपमेंट ऐसा होगा। हम ये मतलब डेवलपमेंट का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और डेवलपमेंट के जितने भी फैक्टर हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। डायरेक्शन क्या है, पहले हमारे सिर का विकास होता है, फिर हमारे पैर का विकास होता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर, समीप से दूरस्थ की ओर होता है।
व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर कोई एक दूसरे से अलग है, क्वालिटी में अलग है, वैल्यूज सबके डिफरेंस हैं, इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंस हो सकते हैं, पर्सनालिटी डिफरेंस हो सकती है। तो कई सारे फैक्टर हैं, हमको हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट करनी है, हर इंडिविजुअल्स की रिस्पेक्ट करनी है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे देखिए इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इन सब में अलग हो सकता, इंटरेस्ट है, वैल्यूज़ है, एप्टीट्यूड है, पर्सनालिटी है। तो ये इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस हो सकते हैं सभी को, और टीचर्स को ऐसा नहीं कि एक ही छड़ी से सबको हाँकना है। जो जितनी कैपेसिटी है जिसकी, उस हिसाब से आपको मतलब क्या करना है, पढ़ाना वगैरह है, यानी टीचिंग टेक्निक को फॉलो करना है ताकि हर बच्चा सीख सके। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना है, मैं इम्पोर्टेंस पॉइंट ही बता रही हूँ। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल होती है। इंटरनल मतलब अंतः आत्मा से प्रेरित होना, यानी जब हम अपने खुद के अंदर आत्मा से प्रेरित होते हैं तो ये लॉन्ग टर्म होती है, ज़्यादा समय तक के लिए होती है। लेकिन जब हम लोभ भोग के चक्कर में, बाहरी पुरस्कार के चक्कर में, रिवॉर्ड्स के चक्कर में अगर हम मोटिवेट होते हैं, कहते हैं कि अच्छा देखो पापा ने कहा है कि तुमको बाइक दिलाएंगे अगर तुमने इंटर में इतने नंबर लाए, उस चक्कर में किया, तो उस वक्त तो चले हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये कुछ टाइम तक, जब तक हाँ आपको गाड़ी मिल गई बस आपको गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमको अंतर आत्मा से मोटिवेट करना है बच्चों को। यानी यहाँ स्किनर ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, क्या कहा है उन्होंने, कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। इसी वजह से बच्चों को इंटरनल यानी आंतरिक प्रेरणा को हमको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि बाहरी प्रेरणा को। ठीक है, मध्याह्न भोजन की शुरुआत 1995 में हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद कर रखने वाली चीज़ है मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, यानी पहले हम अपनी सारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, हमको भाई खाना पीना चाहिए, रहने की जगह चाहिए, सोने के लिए चाहिए, फिर हम अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करते हैं, यानी सेफ्टी नीड, हमारे पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स वगैरह हो गया। फिर हमें प्रेम चाहिए, फैमिली चाहिए, ठीक है, फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशंस चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, फिर हमको सम्मान भी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए वगैरह। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमको क्या मिला, हमने क्या अचीव वगैरह किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ IQ, स्टैनफोर्ड बिने का इंटेलिजेंस स्केल है, यानी गिफ्टेड चाइल्ड का 140, यानी गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना है, ये IQ पूरे लेवल दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मानसिक आय बटा वास्तविक आय इंटू 100, ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ध्यान है कि यदि किसी बच्चे की रियल एज यानी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है, तो उसका IQ लेवल कितना होगा, तो आपको ऐसे ही डिवाइड करना होगा, 12/10 गुणे 100 बराबर 120 IQ लेवल है ना। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन ने दिया है, और 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट लाया अल्फ्रेड बिने के द्वारा, और 1912 में IQ कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा लाया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब थर्मन ने बात करी है कि क्या कहते हैं, पर्सन विद हाई IQ वेयर नॉट नेसेसरी क्रिएटिव, मतलब जिसका IQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिव ही हो। ठीक है, अर्थात हर हाई IQ वाला बच्चा रचनात्मक हो, ये आवश्यक नहीं है। क्रिएटिव के 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं, फ्रिक्वेंसी, फ्लुएंसी धारा प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, ओरिजिनल यानी मौलिकता, और एलोबोरेशन यानी विस्तार, ये 4 एलिमेंट्स है क्रिएटिविटी। JP गिलफोर्ड थिंकिंग को 2 भागों में बांटते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच, जब आप हर तरीके के सोल्यूशन सोचते हैं, हर तरफ से सोचते हैं, यानी ओपन एंडेड। ठीक है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब आप चीज़ें सोचते हैं, एक प्रॉब्लम्स के कई सोल्यूशन सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं अपसारी सोच। कन्वर्जन थिंकिंग यानी अभिसारी सोच, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, MCQ वगैरह इंटेलिजेंस से संबंधित है, और इसमें लिमिटेड सोल्यूशन आप जब सोच पाते हैं तो उसको बोलते हैं अभिसारी सोच, है ना।
अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि अफसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु क्रिएटिव व्यक्ति अफसारी सोच वाला यानी डाइवर्जन थिंकिंग वाला हो सकता है। ठीक है। गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बच्चे, मेरी बात हो रही है तो इनका आईक्यू लेवल 140 होता है। ठीक है। और इंटेलिजेंट जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, सॉरी टैलेंटेड मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर और क्रिएटिव, ठीक है, इनका नाम आ जाता है। ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन का, अगर देखो जो गिफ्टेड प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उनको अगर आप नॉर्मल चीज़ दे दोगे ना तो उनको बहुत बोरिंग होगी। ठीक है। वो इंटरेस्ट लेके नहीं करेंगे, उनको चैलेंजेस पसंद आते हैं। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको ज़्यादातर चैलेंजेस पसंद आते हैं। अगर चैलेंजिंग टास्क देंगे तो वो इंटरेस्ट लगा के अब काम करेंगे। अगर आप उनको नॉर्मल दोगे तो उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धि, सॉल्वे और मोयर ने इंट्रोड्यूस किया इसको। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक है वो डैनियल गोलमैन ने लिखा है। ठीक है। यहाँ अरस्तु यानी एरिस्टोटल की एक बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको जीवन में ढाल सकते हो और सही बात है, रियल भी है ये। उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी किसी से किसी समय भी नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ यह है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं और सही जगह पर, सही समय पर और सही तरीके से और सही मात्रा में यूज कर पाना ही इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप अपने इमोशनल पे, अपने आप संवेग पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना आपके पास, मतलब आपके पास इतनी बौद्धिक क्षमता है कि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। सही समय पे इमोशनल होना, सही तरीके से, मतलब हर चीज़ उन्होंने बोली हो, बहुत अच्छी बोली है, इसको देख लीजिएगा एक बार। उन्होंने कहा इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं बताई। सोशल के यहाँ सामाजिक कौशल, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, इम्पैथी सहानुभूति और सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियंत्रण, आप कितना अपने स्वयं से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे से संबंधित हैं, इस पे कहा गया द्विदिशात्मक होते हैं, लेकिन जेजोक ने इस चीज को नहीं माना। उन्होंने कहा ये स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं, लेकिन पहले बोला गया ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन जेजोक का मानना है कि ये इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। मल्टी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने। एक टाइप की बुद्धि बताई है, एनसीईआरटी में दे रखा है इसको। ठीक है। भाषाई बुद्धि, देखो यहाँ लैंग्वेज से संबंधित है, तो जिनके भाषण और जिनके बोलने का तरीका डिबेट्स वगैरह में, जैसे अब देखिए नाम दे रखा है ना रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इनके भाषण बहुत दमदार होते हैं। आजकल आप इसमें मोदी को भी ऐड कर सकते हैं। इनके बोलने से इंसान मोटिवेट भी होता है और काफ़ी प्रभावित भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल यानी तर्कपूर्ण बुद्धि, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, थिंकिंग हो, सोचने साइंटिफिक रीजन से, जैसे अब्दुल कलाम का नाम आता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है। ठीक है। तो ये लॉजिक लगा के और अपने मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर इनका रहता है, तो इसमें लॉजिक लग जाता है। ठीक है। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक मतलब जैसे नाविक हो गया, मूर्तिकार हो गया, मानचित्रकार हो गया, है ना, विजुअल इमेज और पैटर्न से जो चीजें कर रहा हो वो। म्यूजिकल में आपका लता मंगेशकर, ए आर रहमान, सोनू निगम वगैरह आ गए, जो रिदम और पैटर्न का जिनको ज्ञान है। ठीक है। जो म्यूजिक पैटर्न को जानते हैं, जिनका वॉइस वगैरह जो नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, वो आते हैं म्यूजिकल में। ठीक है। बॉडी मतलब जिनकी फ्लेक्सिबल बॉडी हो और जो अच्छे से काम कर क्रिएटिवली हो। और जैसे मान लीजिए ये आ गया विराट कोहली जी, बड़े फेमस हैं, पायलट हो गया है, ठीक है, सर्जन हो गया है, ये इसमें आ जाएंगे कॉमन रूप से। इंटरपर्सनल मतलब होता है जो दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझता हो। जैसे हमने बात की महात्मा गांधी, मदर टेरेसा वगैरह, ये क्या करते थे, दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को करते मतलब समझते थे। गांधी जी की बात की, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। इंट्रापर्सन यानी अंतः व्यक्ति, ठीक है, ओन फीलिंग और मोटिवेशन, है ना, जैसे महात्मा बुद्ध जी की बात कर दे, संदीप महेश्वरी ये मोटिवेट करते हैं, आप जानते हैं टीवी में संदीप महेश्वरी बहुत आते हैं। अरिस्टोटल हो गया, सदगुरु हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं,
ये मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को हील करते हैं और दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं ये, ठीक है। नेचुरलिस्टिक मतलब प्राकृतिक बुद्धि, यानी जो नेचुरल वर्ड से रिलेटेड हो, फार्मर हो गया, हंटर हो गया, टूरिस्ट हो गया, ये सब नेचुरल चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। त्रिबुद्धि सिद्धांत, त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया है विलियम स्टोनबर्ग ने। पी मतलब प्रैक्टिकल, सी मतलब क्रिएटिव और ए मतलब एनालिटिकल, ठीक है। याद रखिएगा, राइटर के नाम याद रखिएगा, ओ सॉरी, मनोवैज्ञानिक के नाम याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। लुइस थर्स्टन ने क्या दिया है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। और ये क्या है, स्थानिक क्षमता, स्पेशल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी और धारणात्मक क्षमता, एन से न्यूमेरिकल एबिलिटी संख्यानात्मक क्षमता, वी से वर्बल कॉम्प्रिहेंशन भाषा समझने से संबंधित है, डब्ल्यू है वर्ड फ्रिक्वेंसी भाषा बोलने से संबंधित, और एम है मेमोरी यानी स्मृति, और आर है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, ठीक है। पियाजे, पियाजे की कॉग्निटिव जो थ्योरी है, ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पियाजे मैंने पूरा का पूरा कवर किया है, आपको और कहीं से पियाजे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, ठीक है। वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता यानी कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है, ठीक है। ये कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं यानी लिटिल साइंटिस्ट हैं। बच्चे क्या हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। उन्होंने एक चीज़ और कही है कि ये बच्चा मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है और 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है। इनकी 4 स्टेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम देखेंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अभी तक हमने ये बात जहाँ तक की है, हमने कहा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन पियाजे का मानना है कि जो विकास है वो असत प्रक्रिया है यानी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हो सकता है कि पेपर में ऐसा मेंशन करके दे दे, ठीक है। 4 एलिमेंट्स हैं, मेचुरेशन परिपक्वता एंड जेनेटिक और हेरिडिटी से। ई है एक्सपीरियंस यानी अनुभव एक्टिविटी से आता है। एस है सोशल इंटरेक्शन यानी बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। चलिए अब बात करते हैं संतुलन। संतुलन मतलब क्या होता है, संतुलन मतलब एक तरह से जैसे मानसिक तंत्र की स्थिति प्राप्त करने के लिए जब हम मौजूदा ज्ञान के साथ एक नई जानकारी को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तो उसको संतुलन कहते हैं। एडिप्टेशन यानी अनुकूलन क्या होता है, नई जानकारी और अनुभव के साथ जब हम समायोजन करने की प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं अनुकूलन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन क्या है कि बुद्धि के विभिन्न क्रियाओं का एक साथ होना, ठीक है, यानी संगठित होना, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, यानी जो मौजूदा मानसिक योजनाएं हैं उनमें एक अब जब हम नई नॉलेज नई जानकारी को फिट कर देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, आत्मसात कहलाता है। अकोमोडेशन यानी समायोजन क्या है, न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा में जोड़ना क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। ये रहा जीन पियाजे के 4 स्टेजेस, 4 अवस्थाएं पूछे जाते हैं। तो सेंसरी मोटर मोटर स्टेज है 0 से 2 वर्ष यानी संवेदीगात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी 11 से 15 अवस्था औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है। ये स्टेज का क्रम भी पूछा जा सकता है और लाइन से भी पूछा जा सकता है, आप इनके वर्ष जरूर याद रखिएगा, एज, ठीक है। ये कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। यहाँ बात करने वाले हैं हम पहले स्टेज की, क्या है, संवेदी मोटर अवस्था यानी सेंसरी मोटर अवस्था। तो इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करके, अपनी सेंसर का इस्तेमाल करके सीखना शुरू करते हैं। बच्चों में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, यानी अगर आप उसके सामने से कोई चीज़ हटा दोगे ना तो वो ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, यानी आंखों और हाथों से बच्चा सोचना शुरू कर देता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे के अंदर तर्क शक्ति यानी लॉजिक की कमी होती है, बच्चा अभी लॉजिक नहीं लगा पा रहा चीज़ों को, यानी अभी वो निर्जीव और सजीव में अंतर भी नहीं कर पाता। मान लीजिए किसी बच्चे को दीवार लग गई है ना,
और अब आपने क्या किया कि बच्चा रो रहा है, अब आप उसको शांत करने के लिए आप दीवार को पीट रहे हो। बच्चा शांत हो जाएगा, क्यों? क्यों शांत हो जाएगा? उसको ये लग रहा है कि इसने मुझे पीटा तो मम्मी ने उसको पीट दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि दीवार निर्जीव है, उसको दर्द नहीं हो रहा है। तो ये बच्चा अंतर नहीं कर पाता, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। जैसे अभी आप बच्चे को एक बड़े वाले गिलास में कुछ दीजिए और उसी मात्रा को आप चौड़े वाले गिलास में दे दीजिए या किसी कटोरी में दे दीजिए, बच्चा वो बड़े वाले गिलास को ही पकड़ेगा, कि वो अंतर नहीं समझ पा रहा अभी चीज़ों को, है ना। केंद्रीकरण ये भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने उसको मोबाइल दिया, तो मोबाइल में वो रील्स ही देखेगा, उसको ये नहीं पता कि फ़ोन से और भी चीज़ें होती हैं, कॉल्स होते हैं, गूगल सर्च हो सकता है, फोटोज देखी जा सकती हैं, और चीज़ें हो सकती हैं, नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ही चीज़ पे ध्यान देगा। ठीक है, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है। ठीक है, ये सिंबल्स का इस्तेमाल करना भी इसी चीज में सीख जाता है बच्चा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, वस्तुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यानी वस्तुओं को सजाना घटते बढ़ते क्रम में ये सब बच्चा सीख जाता है। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन लास्ट स्टेज है, फोर्थ वाली 11 से 15 वर्ष की होती है, यानी लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देगा, रीजनिंग लगाना शुरू कर देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने बच्चे को जैसे बोल दिया वो वैसा मान लेगा, नहीं, यहाँ वो आपसे एग्जाम्पल या उदाहरण मानेगा, आप ये हुआ तो हुआ कैसे, आप उसको बताओ। तो यहाँ लास्ट स्टेज में ऐसे होता है। लेव वाइगोसी का सामाजिक यानी सोशल कल्चरल अप्रोच, ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर इनका ध्यान ज़्यादा है। इन्होंने तीन, अगर आप इनके कहेंगे तो इन्होंने लैंग्वेज, सामाजिक और क्या है कल्चर, चीज़ों तीनों पे ध्यान दिया है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है। सोशल की बात करते हैं ना ये सबसे ज्यादा, यानी बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही क्या करते हैं, सीखते हैं। ये देखिए मैंने तीन पहलू की जहाँ बात की, यानी सोशल, लैंग्वेज और कल्चर, ये तीनों का मिक्स बताते हैं। ठीक है, तीनों की अहम भूमिका इसमें होती है। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, यानी इसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। भाई सही बात है, एक टूल्स का काम करता है भाषा, है ना। हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं, तो हम भाषा के थ्रू ही बोलते हैं। सांकेतिक भाषा भी है, उसको उतना महत्व नहीं है, लेकिन बोलने से ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया है। ठीक है, सम अदर इम्पोर्टेंस टर्म है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जीडीपी यानी संभावित विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग यानी एक टेम्परेरी आप जब मदद करते हो स्कैफोल्डिंग कहते हो उसको, और मोर नॉलेजेबल अदर यानी एमकेओ की बात करते हैं, यानी आप छोटे बड़े आपसे जो भी नॉलेज में ज़्यादा है आप उसकी मदद करके आसानी से सीख सकते हो। यानी क्या मैं मदद से कर सकता हूँ, वो क्या है आपका जीडीपी है। ठीक है, ZPD, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप मदद से सीख रहे हैं ना, कि साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं, अब धीरे धीरे बच्चा क्या करने लगा, चलाना स्टार्ट कर देता है, यानी उसका दायरा, सीखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, भाषा के तीन रूप हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। यानी सोशल यानी सामाजिक बात, 2 साल के बाद बच्चा दुनिया से बात करना स्टार्ट कर देता है। प्राइवेट स्पीच 3 साल के बाद शुरू होता है, यानी बोल बोल कर खुद से बात करना स्टार्ट करते हैं। साइलेंस फिर मौन आंतरिक वाक, यानी 7 के ऊपर जब बच्चा जाता है तो मन में ही बात करना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने अभी बात की, ZPD, जिस दायरे में किसी भी बच्चे से मदद से बच्चे का संभावित विकास हो जाए वो क्या कहलाता है, ZPD। मोर नॉलेजेबल अदर मैंने अभी बात करी, इसके फोल्डिंग मतलब टेम्परेरी हेल्प की बात हो वहां आता है इसके फोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ देखिए सम मोर टर्म्स, कोलोब्रेशन, प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग से बच्चा सीख जाता है, पीयर ग्रुप में सीख जाता है बच्चा बहुत जल्दी। कोहलबर्ग का आता है थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, यानी मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो
गिल्गन जो है एक लड़की हैं, छात्रा हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि जो कोलबर्ग है इन्होंने पुरुषों को बहुत प्राथमिकता दी है, ठीक है। यानी इनकी थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर बायस थ्योरी कहते हैं। यानी नारीवाद नैतिकता पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनका मतलब ये मानना था कि हाँ, जो औरतें होती हैं इमोशनल होती हैं, उनमें इतनी नैतिकता नहीं होती है डिसीजन मेकिंग वाली। तो इस चीज़ को इन्होंने तो बोला है। तो मतलब इनकी थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। सही गलत को पहचानना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है, ठीक है। नैतिक तर्क मतलब मॉरल डिसीजन लेने के लिए थिंकिंग का प्रयोग करते हैं, उसे मॉरल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। इनके भी कुछ स्टेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनके क्या कहते हैं? पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है। तो ये 4 से 10 साल की होती है। इसमें भी हर एक में दो दो चरण में लगभग 6 स्टेजेस हो जाएंगी, ठीक है। पहला क्या है? आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। यानी क्या करता है कि बच्चा नियमों का पालन करने के लिए ही या सजा से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए ये क्या कर रहा है, सजा से बचने के लिए क्या कर रहा है? आज्ञा का पालन कर रहा है। तो ये स्टेज पहली है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है? ये टिट फॉर टैट, जैसा तुम मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारा वैसा ही करूंगा। मैंने तुम्हारा टिफिन मतलब तुमने मेरा टिफिन खाया, अब तुम भी मुझे कुछ दो, है ना। तो कुछ लेने की उसमें वो ये वाली स्टेज आती है, ठीक है। अब आता है सेकेंड पारंपरिक यानी कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 15 साल की होती। इसमें भी दो स्टेजेस होती हैं, दो चरण होते हैं। तो दो चरण है। यहाँ गुड लिखा है, ठीक है, गॉड हो गया है गुड, ठीक है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल का है। यानी वो क्या कर रहा है? बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, है ना। कि मैं ऐसे करूंगी तो मम्मी मुझे कहेगी गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब दूसरों को खुश करने के लिए बच्चे ज्यादातर ऐसे फैसले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर यानी बच्चा कानून को मानना फॉलो करना शुरू कर देता है। यानी ये कानून के हिसाब से सही है, इसको करना चाहिए। ये आता है नेक्स्ट स्टेज पे। तीसरा है लास्ट स्टेज आपकी उत्तर पारंपरिक यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये मतलब ऊंचाई के बच्चों के लिए 13 के ऊपर जो होते हैं। इसमें भी दो चरण आते हैं। तो इसमें आता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी रूल्स है तो वो इंसान की भलाई के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब वो इंसान की भलाई के लिए बनाए गए हैं, तो अगर परिस्थिति ऐसी है तो उसको बदला भी जा सकता है। इनका ये मानना रहता है, इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनका ये मानना रहता है कि भाई रूल्स बनाए गए हैं तो इंसान की भलाई के लिए हैं, अब इनको बदल भी तो सकते हैं। भलाई के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, किसी की मतलब उसके लिए, तो उसको बदला भी जा सकता है, ये कहा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यानी व्यक्ति ने अपने स्वयं के लिए नैतिक दिशा निर्देश जो भी सोच रखे हैं उनके अनुकूल वो करेगा, ठीक है। ये सही है तो सही, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, मतलब वैसे टाइप। हिंज दुविधा प्रयोग का सारांश है एक ठो। तो मतलब इनकी जो पत्नी है उनकी तबीयत खराब हो जाती है और पैसे नहीं होते हैं। ये यमराज जी खड़े हैं इनको लेने के लिए। थे हिंज डिलेमा है, मतलब वो दुविधा में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या मतलब ऐसा है कि ताला खोल के सामान ले लेना चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें दुविधा में खड़ा रहता है। तो इसी से बच्चों से पूछा जाता है कि इस दुविधा से बचने के लिए क्या क्या मतलब लॉजिक लगाया जा सकते हैं, क्या सही कर रहा है हिंज या गलत कर रहा है। तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या है आलोचना, यानी नॉट एबल इन ऑल कल्चर, यानी सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। आज हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की ही बात होती है। यानी समावेशी शिक्षा के अनुसार बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार पर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र 1993 में सभी को समान अवसर के साथ द्वारा सभी वंचितों की शिक्षा कराने का सभी राज्यों के आवश्यक दायित्व सौंपा गया है, ठीक है। यानी जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, ठीक है, बधिर मतलब और विकलांग दिव्यांग वगैरह जो भी हैं, ठीक है, बौद्धिक स्तर पर वंचित बच्चे हैं, मांसपेशियों से अस्थि है, विकलांग वगैरह, भाषा बोली और जो काम वगैरह करते हैं, जाति है, पुरुष स्त्री, इन से सारी भेदभावों को दूर करके हमको बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, ठीक है। संविधान के 46वें
संशोधन के अनुसार, ठीक है, भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और डिसेबल बच्चों में 6 से 18, ठीक है। नॉर्मल बच्चों के लिए आएगी 6 से 14 एज, और जब डिसेबल की बात किया जाएगा, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष की एज आएगी। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है RT एक्ट 2009 के बारे में, तो आप वहाँ से पढ़ के पूरी डिटेल उसकी ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अक्षमता के प्रकार कौन कौन से? दृष्टि अक्षमता, ठीक है, देखने में दिक्कत, श्रवण मतलब सुनने में, मानसिक रूप से दिमाग से थोड़ा कमजोर, गामक अक्षमता यानी चलने फिरने में, और अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग मतलब पढ़ने वगैरह में जो डिसेबल होते हैं। ये इनके 5 प्रकार दे रखे हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार, पहला क्या है? डिसलेक्सिया, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, किसको? पढ़ने में कठिनाई हो, ई एवं का में विभेद न कर पाए यानी अंतर न कर पाए, सौ को वॉज न्यूक्लियर को अनक्लियर बोले तो मतलब उसको पढ़ने में समस्या है, ठीक है। जो आपने देखा होगा, जो लेटर को पहचाना पाया, आपने तारे जमीन पर मूवी देखी है, तो वो क्या करता है, अक्षर उसको घुमावदार लगने लगते हैं, वो ठीक से समझ नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अप्रेक्सिया यानी एक ऐसी शारीरिक विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित जो सूक्ष्म गति कौशल, लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं अप्रेक्सिया। ये मस्तिष्क में प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, ठीक है। डिस्प्रेसिया, डिस्प्रेक्सिया यानी ये मस्तिष्क की क्षति के कारण ही होता है, ये भी, ठीक है। इसमें हाथ और आंखों के बीच समन्वय मतलब संतुलन स्थापित नहीं कर पाता बच्चा, ठीक है। तंत्रिका विकार आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अफेसिया, अफेसिया यानी भाषा और संप्रेषण अधिगम क्षमता कहा जाता है। मौखिक रूप से यानी बोलने में, सीखने और विचारों की अभिव्यक्ति में उनको क्या होता है, समस्या होता है, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा मस्तिष्क से भी संबंधित है। डिस्फेजिया यानी मस्तिष्क की क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता होना, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे हकला के नहीं बोलते हैं, वैसा होता है डिस्फेजिया में, ठीक है। अलेक्सिया यानी मस्तिष्क की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, वहाँ पे हमने डिसलेक्सिया की बात करी थी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई मस्तिष्क में क्षति हो, लेकिन अलेक्सिया की जब बात करते हैं तो जब मस्तिष्क में कोई क्षति हो, कुछ दिक्कत हो मस्तिष्क में, दिमाग में, तब अगर हम पढ़ने में हमको दिक्कत हो रही है तो अलेक्सिया होता है। डिसग्राफिया, इस बहुत इजी होता है समझना, और ये क्वेश्चन आता है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, यानी जो लिखने से संबंधित हो, ठीक है। यानी हाथ, हथेली और उंगलियां संबंधी जो भी गड़बड़ी हो जाती है, हम लिखने में अक्षम नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिसकैल्कुलिया यानी कैलकुलेशन की बात हो रही है, गणित से संबंधित है ये, इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। डिस्थीमिया यानी गंभीर तनाव की अवस्था होती है, बालक का अधिगम प्रभावित, मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है इसमें, ठीक है। मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रम पॉल्सी, बहरापन, ठीक है, ये सब भी इसमें आएगा, ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ एबिलिटी दे डिसेबिलिटी दे रखी है, इसको एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं RT एक्ट 2009 की, ठीक है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी 1 अप्रैल 2010 में ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। संविधान का 46वां संशोधन 2002 में आर्टिकल ए यानी जिसके तहत कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और डिसेबल की बात की गई थी 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। यहाँ देखिए, डिसेबल 6 से 18 और नॉर्मल जो बच्चे हैं 6 से 14। निःशुल्क मतलब कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, और एक एज के अनुसार ही नामांकन कराना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए और तब भी आप नामांकन यहाँ करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का निषेध भी है, ठीक है। क्या है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से सजा नहीं देना है। पहले के जो टीचर्स होते थे वो एक बड़ा सा डंडा लेते थे और पीटना शुरू कर देते थे, आए चाहे ना आए, और वो किस जगह से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या उनकी मानसिक स्थिति है, उसको देखे बिना आप उनका मतलब आप मानसिक रूप से भी उनको पनिश नहीं कर, मानसिक रूप से मतलब आप प्रताड़ित कर रहे हैं उसको बोल बोल के, ठीक है। वो सब चीज़ें का भी ध्यान क्या करना है, देना है, ठीक है। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता है इसमें। आजकल प्राइवेट में जाइए देखिए बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह ले लेते हैं,
लेकिन कहा गया है कि बच्चों का टेस्ट वगैरह नहीं लेना है, सीधा नामांकन कराना है, कोई भी फीस नहीं लेनी है, नो एडमिशन फीस। गवर्नमेंट टीचर को एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह नहीं देना कि आप गवर्नमेंट से भी पैसा ले रहे हैं, उसके बाद साइड बाय साइड आप ट्यूशन भी पढ़ा के आप पैसा आमदनी कमा रहे हैं, तो ये सब रूल्स के खिलाफ है, आप पे एक्शन हो सकता है। बिना मान्यता के स्कूल चलाना भी मना है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस को 25% की छूट का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 30 रेशियो भी है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी में रेशियो क्या पूछा गया है कि 30 बच्चों पे एक टीचर्स को होना चाहिए, प्रिंसिपल अलग से, है ना। और अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 टीचर पे एक, मतलब 35 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। स्कूल भी नजदीक होना, प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर रेंज के अंदर, और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी अपर प्राइमरी है वो 3 किलोमीटर के दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम, बच्चे छोटे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पेरेंट्स हमेशा लेके जाएंगे लेके आएंगे, है ना। तो बच्चा थोड़ा मतलब घर से नज़दीक हो, ताकि आने जाने में भी सुविधा हो, कष्ट भी ना हो, पेरेंट्स भी अपना बच्चों को आसानी से पढ़ाई करने के लिए भेज पाए, ठीक है। 1 से 5 तक में एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज, और जो उच्च प्राथमिक है, ठीक है, 6 से 8 यानी 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। हम कहते हैं ना 1 से 5 तक के बच्चों को पीआरटी, और 6 to 10 जो टीजीटी, और जो 11 से 12 तक वाले पढ़ाते हैं वो पीजीटी टीचर होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रेशियो, पीपुल्स टीचर्स रेशियो दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, और 6 से 8 1000 घंटे, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या है, मतलब समय सीमा 45 घंटे काम करना है, ठीक है। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है, ठीक है। और इसमें जिसमें शिक्षण सामग्री यानी प्रिपेयर का भी समय सम्मिलित इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। 150 जब बच्चे होते हैं तो 5 टीचर होने चाहिए, और एक हेडमास्टर भी होना चाहिए साथ में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 1975, 1988, 2000, 2005 में ये आया, ठीक है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किताब पकड़ी और बस रटाना आपने शुरू कर दिया, नहीं। आप पहले क्लास में जाइए तो आपको ये देखना है, और क्लास में जाने के बाद पहले ऐसे परिचित होना है कि बच्चा आपसे घुल मिल पाए, ठीक है। और उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करना है, और ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक लेके आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, और भाषाएं पूछी जाएंगी, भाषाएं हैं 22। एनसीएफ 2005 का प्रोफेसर हैं यशपाल जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। एज आप उनको उदाहरणों के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक में लिख रखा है बस आपको ही समझाएं। पढ़ाई को रटंट प्रणाली से मुक्त करना है, रटाना नहीं है। हमारा एम क्या है, बच्चों को समझाना। बच्चे उदाहरणों के थ्रू समझ जाएं, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, आप प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएं बच्चों को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि नहीं ये लाइन दे दी आप इसको रट डालो, और रटा रटा आप उससे सुन लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब बच्चों के अनुरूप हो चीज़ें, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बहुत बोझ महसूस करने लगे पढ़ने में ही, आप उनको इस तरीके से बताओ, ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में रिपोर्ट, ठीक है। यानी आप उनको बोझ की तरह मत पढ़ाइए, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप जब उसको करके बताओगे, प्रैक्टिकल रूप से बताओगे ना, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू आप पढ़ाइए, टेस्ट मेथड के थ्रू, तो बीच बीच में टेस्ट, सामूहिक ग्रुप लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है आजकल। हमने देखा लर्निंग बाय डूइंग, ग्रुप जो लर्निंग होती है, यानी समूह में रह के भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, कई लोगों का ग्रुप बना के भी आप कुछ चीज़ें दे सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मिश्रित यानी मिक्स मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एनसीएफ 2005 रचनावाद की समझ प्राप्त होती है, यानी एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए, ठीक है, ना कि आप बिल्कुल उसको वैसे बताओ, ठीक। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए। अब आजकल आप देखते हैं अंग्रेजी इतना हो गया है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको लोग बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी सिखानी है, भाषा के रूप में सिखानी है, ऐसा जोर नहीं देना है कि नहीं इंग्लिश से इंग्लिश है हमारी मातृभाषा भूल जाए, ठीक है। और बच्चों को पढ़ाना उनकी मातृभाषा में है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अब बच्चा समझ ही ना पाए, आप उससे कहो कि नहीं ये अपनी लैंग्वेज छोड़ो, है ना। बच्चों को जो स्टार्टिंग में जो पढ़ाई करवानी है वो उनके मातृभाषा में ही करवानी है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर जोर देता है, यानी अभी हमने बात करी क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन क्या है, जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है ना, और समाज द्वारा लाइफ टाइम सीखता रहता है, कोई इसकी समय सीमा नहीं है कि अभी सीख लिया बाद में नहीं सीखा, समाज से हम निरंतर सीखते रहते हैं, ठीक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होती है पालन पोषण सहयोग अनुकरण पुरस्कार दंड, हमको सब समाज से मिल जाता है। समाजीकरण की इकाई पूछा जाता है, फैमिली यानी परिवार है, स्कूल यानी विद्यालय, अध्यापक यानी टीचर, मीडिया, ठीक है। ये सारे क्या है, समाजीकरण की इकाई हैं। बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः दो प्रकार की एजेंसी है, सक्रिय एजेंसी यानी एक्टिव एजेंसी, जहाँ बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार स्वास्थ्य क्लब स्कूल वगैरह बच्चे पर सीधा इफेक्ट डालते हैं ना। और निष्क्रिय एजेंसी यानी पैसिव एजेंसी, जहाँ बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, पुलिस स्टेशन सार्वजनिक पुस्तकालय रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट वगैरह, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में मैं कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का प्रयोग करना उचित समझूंगा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यहाँ आपका पूरा ध्यान बालक पे होना चाहिए, यानी केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, बालक, यानी इसमें बच्चों के नीड के अनुसार हम एक्टिविटीज वगैरह प्लान वगैरह करते हैं, हम पूछते हैं ना बच्चे से आज क्या गेम खेला जाए, क्या करना पसंद करोगे। अब बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते तो हमको भी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ी बीच में ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि बच्चे उस माहौल में ढल सकें, इन्वॉल्व हो सकें और इंटरेस्ट के साथ चीज़ें कर सके। जब आप वो एक्टिविटी के थ्रू आप करवाते हो ना, तो अब जैसे मान लीजिए हम क्या कहते हैं परिभ्रमण परिक्रमण सुर वगैरह वाले में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को खड़ा करके हम राउंड राउंड करवाएं, तो मतलब थोड़ा सा बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और चीज़ें भी करते हैं। कहानी भी कुछ अगर आप सुना रहे हैं, कहानी के थ्रू कुछ बता रहे हैं, तो कुछ बच्चों को ले लीजिए उनके थ्रू करवाइए, तो वो चीज़ें बहुत इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से सीख भी पाएंगे, ठीक है। बच्चे जिज्ञासु रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता होता है, उन्हें सीखने के लिए चाहिए, लेकिन अगर आपने बिल्कुल किताब की भाषा में अगर आपने उनको सिखाने की कोशिश की कि जैसे किताब में लिखा आप वैसे पढ़ते हुए चलेगा, कह दिया भाई बुक खोल दो, अब बुक खोल रहे हैं बच्चे अपने बुक में देख रहे हैं आप अपने बुक में पढ़ा रहे हो, बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा और ना ही बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें जाएंगी, है ना। लेकिन जब आप उनको अपने लैंग्वेज के हिसाब से एक्टिविटीज कराने के थ्रू अगर आप उसको सिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। भारत में बाल केंद्रीय शिक्षा का श्रेय गीजू भाई बधेका को जाता है। प्रगतिशील विद्यालय 1996 में खोले गए थे, ठीक है। प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर क्या किया जाता था, जोर दिया जाता था, ठीक है। हम बच्चे को एक समाधानकर्ता के रूप में देखना चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है, चिंतन कौशल उसका विकसित कर सके हम, ठीक है, ठीक है। ये चीज पे ध्यान देना है, यानी हमको टेक्स्ट बुक को भगवान नहीं मानना है, ये एक सिर्फ साधन है। मतलब टेक्स्ट बुक क्या है, एक सिर्फ साधन है, एक टूल्स है, आपको पढ़ाने का एक जरिया है। आप उस चीज को वैसे नहीं बता सकते हो कि नहीं टेक्स्ट बुक ही मतलब बुक ही सब कुछ है उसी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, फिर आप किस लिए हो। प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के वैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिव डेमोस्ट्रेटिक प्रोसेस, यानी इस अधिगम एक सामाजिक सक्रिय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां एरर स्वाभाविक है, कोई बच्चा गलती कर दे रहा है तो ये मत कहिए कि अरे वो महापाप कर दिया, नहीं, गलती करके ही बच्चा सीखेगा। आप ये समझिए एरर से बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है, हाँ बच्चा वहां तक सोच पा रहा है, गलतियां कर रहा है, गलतियां कर करके ही सीखेगा। तो उन गलतियों को उनको टोकिए नहीं, ठीक है, करते रहने दीजिए।
करते करते धीरे धीरे समझाएंगे वो सब सीख जाएगा। ठीक है, कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें गलत संप्रति यानी रॉन्ग कंसेप्ट कर हम उनको नकार देते हैं, ये हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन द्वारा आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है, यानी टीचर, बालक और पाठ्यक्रम, ये तीन है। शिक्षक स्वतंत्र चर, बालक आश्रित चर, यानी वो हम पे डिपेंड हो जाते हैं ना, वे भाई टीचर पढ़ा रहे हैं वो हम पे डिपेंड, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पाठ्यक्रम यानी ये मध्य का काम करता है, आपकी पुस्तक वगैरह। भाषा यानी लैंग्वेज, मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों रूप में हुए। मौखिक मतलब मुंह से बोल के, लिखित मतलब लिख कर, और सांकेतिक मतलब इशारों द्वारा। ठीक है, भाषा का स्वभाव एवं क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये ऐसे ही शुभोपाली याद रहे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ऐसे ही जैसे क्रम दे रखे ना, ऐसे ही क्रम याद रखें। मॉन्टेसरी के अनुसार अगर पूछे तो अलग बताइएगा, सुनना, बोलना, लिखना और लास्ट में क्या आता है, पढ़ना आता है। ये मॉन्टेसरी के अनुसार है। चोम्स्की भाषा से बहुत से जन्मजात मानते हैं, मतलब ये मानते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। हाँ सही बात, बच्चे को भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, स्वनिम यानी धुन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, स्वनिम कहा जाता है। रूपिम यानी शब्द का एक छोटा रूप, पेन, कॉपी, राम वगैरह। वाक्य यानी सिंटेक्स यानी भाषा के नियम, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से अलग होने के अर्थ में, ये सब क्या है, वाक्य वगैरह। अर्थ यानी वाक्य विन्यास का एक सार्थक रूप है। मोहन के पास एक पुस्तक है, ये क्या है, मोहन के पास है एक पुस्तक। गलत सही का निर्णय, ये अर्थ। CRT, ठीक है, ये फिक्स परसेंट मार्क्स होता है, एग्जाम्पल 33%। ठीक है, NRT नॉर्म रेफरेंस टेक्स्ट, एक दूसरे से हाई स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो एक फाइल की तरह होता है ये, जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों को क्रमवार जानकारी के साथ क्षमता करते हैं, रखते हैं, वो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। जेंडर यानी लिंग एक सामाजिक संरचना है। यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन कि जेंडर क्या है, एक सोशल संरचना है, सामाजिक संरचना है। सेक्स, और जब सेक्स की बात होगी तो एक जैविक यानी बायोलॉजिकल संरचना है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िबद्धता, यानी समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, पुरुष होते नहीं है ना। जैसे अभी भी लोग कहते हैं ना, पुरुष बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, महिलाएं बड़ी इमोशनल होती हैं, तुरंत रो पड़ती हैं, महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, पुरुष गणित में अच्छे होते हैं। तो ये सब क्या है, रूढ़िवादी धारणाएं हैं। ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, पुरुष भी इमोशनल होते हैं, बस वो दिखाते नहीं है। ठीक है, जेंडर बायस यानी लिंग पक्षपात, एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज में अंतर नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब गलत चीज़ है, आज भी हमारे दुनिया में ये सब बहुत चीज़ें हो रही हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, तीन पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और गत्यात्मक। ठीक है, ये तीन पक्ष याद रखिएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव डोमेन क्या है इनके, ये थोड़ा सा पूछ लेता है। ये 1956 में और ये 2001 में आया। ठीक है, 1956 में क्या था, पहले नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन है। 2001 में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, बाकी से रिमेंबर है, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवोल्यूट और क्रिएट लास्ट में आता है। ठीक है, ये नया वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ फ्रीडनेस और लॉ ऑफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई, जिसमें वर्ष 1992 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और जो वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य है। आजकल स्कूल में ही सबसे ज़्यादा प्रेशर यही होता है कि आप 100% अटेंडेंस होनी चाहिए।
टीचर इसी वजह से बहुत जल्दी पेरेंट्स के घर भागते हैं बच्चों को लाने के लिए। आप जानते हैं आजकल गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम मतलब एडमिशन लोग करवाते हैं, है ना। लेकिन बात ये है कि हाँ, प्रेशर भी होता है गवर्नमेंट वाले टीचर्स के लिए कि उनको 100% दिखाना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है, सैलरी वगैरह भी कट जाती है टीचरों की। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्टर। बुनियादी शिक्षा में बदलाव। फाउंडेशनल स्टेज यानी पहली शिक्षा को 3 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज में बांटा गया है, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह, प्री स्कूल वगैरह, कक्षा 1 से लेकर 2 तक। ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा यानी कक्षा 5 तक आप मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देंगे बच्चों को अपनी भाषा में बेहतर समझ और सीखने में। सही बात है। अगर आप बच्चों के अभी स्कूल में अगर पढ़ाते हैं ना और बच्चों की लैंग्वेज से बोलने लगी तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से समझते भी हैं उस चीज़ को। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में बदलाव। एनईपी 2020 में माध्यमिक शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। देखिए, संरचना में बदलाव यानी माध्यमिक शिक्षा को 9वीं से 12वीं तक 4 वर्ष में बांटा गया है। 5+3+3+4 ये पूछा जाता है। ठीक है। ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शामिल है। ठीक है। यहाँ तक याद रखिएगा। और क्या ध्यान देने लायक है, ये मैंने एक डायग्राम दे रखा है, इसको आप एक बार देख के जाइएगा। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या? सर्वांगीण विकास यानी छात्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों चीजों के विकास पर हमको जोर देना है। समानता और समावेशिता यानी सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूह के लोग, मतलब जो पढ़ाई से पिछड़ जाते हैं, जो वंचित है, जिनको उतना अवसर नहीं मिलता है, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। गुणवत्ता शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार वैसे मानकों के अनुरूप होना चाहिए, यानी बच्चों को हमको आने वाले फ्यूचर बनाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ाओ। ठीक। भाषाई विविधता, मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। विशेष ज़्यादातर कक्षा 5 तक आप उनकी जो मातृभाषा स्थानीय भाषा है उसमें शिक्षा दीजिए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा यानी कुछ ऐसी टेक्निक्स भी आपको बतानी है ताकि आगे जाके रोजगार के भी अवसर वो प्राप्त कर सके। शिक्षा का सार्वभौमिकरण 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। शिक्षा को वाहिनी और सुलभ बनाना यानी सबके लिए पहुंच हो सके शिक्षा की, और शिक्षा में उत्तर देने शिक्षा प्रणाली पारदर्शिता उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। ठीक है। तो ये रहा मेटा कॉग्निशन यानी परख संज्ञान। ठीक है। यानी संज्ञान के परे सोच पाना, यानी प्लान कर कर मूल्यांकन कर पाना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है। ये क्या होता है? मेटा कॉग्निशन होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप बस ये ध्यान दीजिएगा जब भी आप सीटेट पेपर करने जाएं तो बस आप अपने हिसाब से नहीं, अगर आप बच्चों के हिसाब से सोच कर आंसर कीजिएगा तो आंसर ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। आने वाले वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।